हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू एएम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 यूनिट 4 की डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? तो बेसिकली जो डेवलपमेंट होती है वो थ्रू आउट द लाइफ, हमारी पूरी लाइफ में जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज होते हैं उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो पूरी थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। तो इस चैप्टर में हम स्टडी ऑफ ग्रोथ की स्टडी करते हैं एंड जो भी हमारे बिहेवियर चेंज हो रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, मतलब अक्रॉस लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ जर्नी में हमारे जो भी बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी डेवलपमेंट मानी जाती है। और डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है क्योंकि ये पूरी लाइफ तक चलता रहता है, हमारी ओल्ड एज तक, हमारी इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है। तो इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है जी। और ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है? बाय जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स से ये इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, जो भी मतलब आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी ग्रोथ में काउंट होते हैं, जिन्हें हम मेजर कर पाएंगे, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। एंड डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंजेस है। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब क्वालिटी होती है इसमें, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों टाइप के होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूड होती है। दैट मीन्स डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और फिजिकल चेंजेस के साथ साथ अदर चेंजेस भी होते हैं, लाइक कॉग्निटिव चेंजेस, इमोशनल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस। इन सारे एनवायरमेंटल चेंजेस के थ्रू जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको डिफरेंस समझ आया। एग्जाम्पल के लिए, ग्रोथ गेनिंग वेट, ग्रोथ इज गेनिंग वेट, मतलब कि जो हम वेट गेन कर लेते हैं वो ग्रोथ का एग्जाम्पल है, या हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है वो भी एक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। बट डेवलपमेंट क्या है? लर्निंग टू टॉक, जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हम बोलना सीख रहे हैं, हम पढ़ना सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, वो सारी हमारी किस में काउंट होती है? डेवलपमेंट में। और ये ध्यान रखना, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होती है। तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है एज वेल एज क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी इंक्लूड होती है। ठीक है जी, मतलब फिजिकल चेंजेस भी होते हैं डेवलपमेंट में, और बाकी के एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस भी, इनकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स, वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं बट मैं आपको कुछ मेजर प्रिंसिपल्स बता रही हूँ। जैसे कि एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट, मैंने बताया था अभी आपको कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरी लाइफ तक चलता रहता है। जब से हम वूम्ब में होते हैं, मदर के वूम्ब में, इन्फेंसी टाइम में हम होते हैं, वहां से लेकर ओल्ड एज तक हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है। इसीलिए ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रुकती नहीं है डेवलपमेंट, जबकि ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती बट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है जी। प्रोसीड इन अ प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन, प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन में हम प्रोसीड करते हैं इसको। दैट मीन्स हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मतलब हर एक बच्चे की सेम डायरेक्शन में डेवलपमेंट होती है। जैसे कि हर एक बच्चा जो होगा चलना तो सीखेगा, या आप प्रिडिक्शन पहले ही कर सकते हो कि कोई बच्चा जो पैदा हुआ है वो चलना भी सीखेगा, वो बड़ा भी होगा, एडल्ट भी बनेगा, ओल्ड भी होगा। ये चीजें पहले से ही आपको पता होती है, इसलिए प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन होती है। तो सारे बच्चे सेम डायरेक्शन में ही डेवलप होते हैं, बट फर्क ये होता है कि उनकी स्पीड चेंज हो सकती है, कोई बच्चा स्लो डेवलप करता है, कोई बच्चा फास्ट डेवलप करता है। ठीक है, तो प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन होती है, जैसे कि सिफेलोकोडल डेवलपमेंट होती है और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होती है। सिफेलोकोडल डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चा हेड टू टो,
हेड से स्टार्ट होता है डेवलप होना और टो तक जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर पहले सेंटर की मसल्स डेवलप होंगी, उसके बाद आउटर बॉडी पार्ट्स की मसल्स डेवलप होती हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में, ठीक है। सिफेलोकोडल समझ आया, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकोडल में हेड से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी टो तक, और प्रॉक्सिमो डिस्टल में सेंटर टू आउटर आउटर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ईच स्टेज हैज स्पेसिफिक डेवलपमेंट टास्क, हर स्टेज में अलग अलग टास्क देखने को मिलते हैं, जैसे इन्फेंसी में अलग टास्क होता है, चाइल्डहुड में अलग, एडोलोसेंस में अलग, एडल्टहुड में अलग, ओल्ड एज में अलग, सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट टास्क होते हैं, ठीक है जी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इन रेट एंड पैटर्न में, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि जो डेवलपमेंट है होगी सबकी ही, कोई जल्दी बड़ा होगा कोई धीरे बड़ा होगा, लेकिन बड़े सब होंगे, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो यही है कि स्पीड आपकी कम ज्यादा हो सकती है किसी बच्चे की, जैसे दो बच्चों का आप कंपैरिजन करो, उनकी डेवलपमेंट की स्पीड स्लो और फास्ट हो सकती है, बट जो डेवलपमेंट होगी वो दोनों ही बच्चों की सेम होगी, तो रेट आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी वो सेम होगी दोनों बच्चों। सेम का मतलब है कि अगर एक बच्चा बड़ा होगा तो दूसरा भी बड़ा होगा, लेकिन दोनों की स्पीड में चेंजेस आ सकते हैं, कोई स्लो बड़ा होगा कोई फास्ट बड़ा होगा, ठीक है जी। तो डिफरेंट रेट हो सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जेनेटिक एंड एनवायरमेंट क्या मतलब है? जेनेटिक जो हमारी जीन से होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से जुड़े होते हैं, ठीक है, और एनवायरमेंट जो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे सोशल से, हमारे जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कॉग्निशन वगैरह, जो भी हम अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, आसपास के एनवायरमेंट से जो भी सीख रहे हैं, तो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, और जेनेटिक जो हमारे जीन से ही होते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? जीन्स इफेक्ट ट्रेड्स। जीन्स किस किस ट्रेड्स को इफेक्ट कर सकते हैं? जैसे इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एंड फिजिकल फीचर्स। जैसे मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है बच्चा भी इंटेलिजेंट हो, क्योंकि पेरेंट्स के जीन्स बच्चे के अंदर आए हैं। टेम्परामेंट हो सकता है पेरेंट्स पे जाए। फिजिकल फीचर्स, जैसे फीचर्स में हम बात कर लेते हैं, किसी का फेस सिमिलर हो सकता है, पेरेंट्स का और बच्चे का फेस सिमिलर हो सकता है, फीचर सेम हो सकते हैं, हाइट सेम हो सकती है, ठीक है। तो जीन्स ये होते हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। एनवायरमेंटल की बात कर लेते हैं, तो एनवायरमेंट इंक्लूड्स पेरेंटिंग, कि बच्चे की पेरेंटिंग किस तरह से हुई है, देखभाल कैसे हुई है, उनको न्यूट्रिशन कैसा मिला है, उनकी एजुकेशन कैसी हुई है, और उनका पीयर ग्रुप कैसा है, ठीक है, मतलब दोस्त कैसे बनाए हैं बच्चों ने। तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इससे रिलेट होता है कि बच्चा एनवायरमेंट से क्या सीख रहा है, तो वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लो, ट्विंस रेज इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी को शो कर रहा है मतलब जीन्स, एंड डिफरेंसेस को शो कर रहा है मतलब एनवायरमेंट। तो ट्विंस हैं, दोनों बच्चे एक जैसे हैं, तो अगर कुछ सेम चीजें उनके अंदर, सेम हैबिट्स हैं, तो वो जीन्स की वजह से है, और अगर कुछ डिफरेंट चीजें हैं दोनों के अंदर, तो मतलब दोनों को एनवायरमेंट अलग अलग मिला है, इसलिए डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज हैं तो जीन्स की वजह से है, और डिफरेंसेस हैं तो एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है जी। आपको जेनेटिक एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस क्लियर हो गया है सभी को। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं कल्चरल फैक्टर्स एंड सोशलाइजेशन। कल्चरल फैक्टर्स एंड सोशलाइजेशन दोनों का मीनिंग क्या है? तो कल्चरल किसको शेप कर रहा है? कि हमारे जीने का तरीका, हमारा लिविंग स्टाइल, ठीक है, हमारे बिलीव्स कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी वैल्यूज कैसी है, तो हमारी लिविंग स्टाइल को कौन शो करता है? कल्चर। हमारे जीने का ढंग, हम किस तरीके से जीते हैं। सोशलाइजेशन में लर्निंग सोशल नॉर्म्स थ्रू फैमिली, स्कूल, मीडिया, मतलब जो भी हम सोसाइटी से सीख रहे हैं, सोसाइटी से जो भी हमें मिलेगा, जैसे फैमिली से, स्कूल से, आसपास के एनवायरनमेंट, मीडिया से, जो भी बच्चे जैसे सोशल मीडिया का भी यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सारे, तो हमारे सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग, तो उसे हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कल्चरल में हमारा बिलीव, बिहेवियर एंड वैल्यू, और सोशलाइजेशन में हमारी, हम किसके थ्रू सीख रहे हैं, फैमिली, सोशल, स्कूल एंड सोशल मीडिया, इनके थ्रू हम सीख रहे हैं, तो ये हो जाएगा सोशलाइजेशन, मतलब सोसाइटी के थ्रू सीख रहे हैं, सोशलाइजेशन। और कल्चरल हमारे जीने का तरीका, जो कल्चरली हमें मिला है, हमारे बिलीव्स डिपेंड करते हैं, हमारे बिहेवियर, वैल्यू, ये सारे कल्चर पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए
देखो इंडियन कल्चर जो होता है एम्फेसाइजेस रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो इंडियन कल्चर में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। भले ही हमें जॉइंट रहना पड़े, जॉइंट फैमिली में हम लोग रह लेते हैं, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे इंडियन कल्चर में, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, वेस्टर्न कल्चर किसको प्रमोट कर रहा है, इंडिपेंडेंस को, कि चाहे सभी को अपना अलग अलग घर बना के रहना पड़े लेकिन इंडिपेंडेंस वहां पे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रह लेंगे क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट है, लेकिन वहां पे इंडिपेंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दोनों के अलग अलग कल्चर को शो कर रहा है, इंडियन कल्चर को एंड वेस्टर्न कल्चर को, ये एग्जाम्पल शो करता है, ठीक है जी। आपको कल्चरल फैक्टर एंड सोशलाइजेशन समझ आ गया। कल्चर का मीन्स यही होता है जीने का तरीका। नेक्स्ट हम बात कर लें अगर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की, पूरी थ्रू आउट द लाइफ हमारी क्या क्या डेवलपमेंट होती है, मेजर स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो एक होता है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज जो होते हैं हमारे बर्थ से पहले की स्टेज जो होती है, जो हम अपनी मदर की वूम्ब में 9 महीने तक जो रहते हैं, उन 9 महीने में जो भी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। जो भी बच्चा मदर की वूम्ब में सीख रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की वूम्ब के अंदर 9 महीने तक, वो आपकी प्री नेटल स्टेज है, ठीक है। तो प्रीनेटल स्टेज की डेवलपमेंट। इन्फेंसी में क्या होता है, इन्फेंसी आपकी होती है 0 to 2 years। 0 to 2 years में बच्चा अपनी सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आईज, नोज, ठीक है, स्किन, ये सारी अपनी सेंसिस को मतलब मूव करना सीखता है, ठीक है। अपने सेंसिस के थ्रू अपने से बड़ों को समझाने की भी कोशिश करता है। बोल नहीं पाता, 0 से 2 years का बच्चा जैसे होता है, तो अपने सेंसिस के थ्रू ही वो समझता है चीजों को और समझाता भी, ठीक है। एंड मोटर डेवलपमेंट। तो 0 to 2 years में सेंसरी डेवलपमेंट होती है और मोटर डेवलपमेंट, मतलब धीरे धीरे मोटर ऑर्गन्स डेवलप होते होने शुरू होते हैं बच्चे के, जैसे फिंगर मसल डेवलप होती हैं, और जैसे कि धीरे धीरे लेग्स मसल डेवलप होती हैं, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट भी 2 तरह की होती है, मैं आपको बता देती हूँ। एक होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट और एक होती है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे की छोटी छोटी मसल की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है। और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, ग्रॉस मोटर में कि बच्चे की बड़ी मसल्स की डेवलपमेंट होती है। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट जैसे बच्चा एग्जाम्पल के लिए लिखना सीख रहा है, ठीक है, तो लिखता कैसे है बच्चा, अपनी फिंगर्स का यूज करके, तो उसकी फिंगर्स मसल डेवलपमेंट हो रही है। जैसे राइटिंग एक फाइन मोटर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो छोटी मसल्स की डेवलपमेंट होती है फाइन मोटर में, और जैसे बच्चा दौड़ना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, तो इसमें बड़ी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, जैसे लेग मसल्स, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल फाइन मोटर डेवलपमेंट का जैसे फिंगर मसल्स, और ग्रॉस मोटर का जैसे लेग मसल्स, ठीक है जी। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आपको समझ आ गया। मोटर डेवलपमेंट के ही ये 2 पार्ट्स है, मोटर डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर, ठीक है जी। चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो 2 से 12 साल तक चाइल्डहुड रहता है बच्चे का, जिसमें बच्चा लैंग्वेज सीखता है, सोशली ग्रोथ करना सीखता है और इमोशनली ग्रोथ करना सीखता है, ठीक है जी। एडोलोसेंस 13 से 19 ईयर्स तक होती है। तो एडोलोसेंस में आपने देखा होगा आइडेंटिटी के पीछे भागता है बच्चा, की मेरी आइडेंटिटी मुझे बनानी है। जैसे कि आपने देखा होगा इस एज में, एडोलोसेंस की एज में बच्चा हीरो वर्शिप भी करता है, ठीक है। मतलब भगवान को नहीं मानेगा इतना जितना हीरो हीरोइंस को बच्चे मानते हैं इस एज में, कि मेरा ये फेवरेट है, मेरा इस पे क्रश है, ये वो, ठीक है। तो एडोलोसेंस की एज में आइडेंटिटी के पीछे पागल होता है बच्चा। 13 to 19 ईयर्स में आइडेंटिटी बनानी होती है उसे, और इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है उसे, कि मुझे बस सब फ्री छोड़ दो और मैं अपनी मर्जी से सारे काम करूंगा, ठीक है। तो एडोलोसेंस की एज में ऐसा होता है। एडल्टहुड में क्या होता है, एडल्टहुड आपकी 20 to 60 ईयर्स तक होती है। इसमें जो एडल्ट होते हैं वो अपने करियर के पीछे भागते हैं, करियर बनाने के पीछे, रिलेशनशिप्स के पीछे भागते हैं। जैसे जो शादी वगैरह होती है वो इसी एज में होती है, रिलेशनशिप बनाने के पीछे भागते हैं, पेरेंटिंग के पीछे भागते हैं, मतलब कि जो भी पेरेंट्स बनते हैं वो इसी एज में बनते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स किस एज में बनते हैं, 20 to 60 ईयर्स में ही बनते हैं, एडल्टहुड की एज में। अगर हम ओल्ड एज स्टेज की बात करें तो 60+, 60 से जो ऊपर के लोग होते हैं उन्हें ओल्ड एज में काउंट किया जाता है। ओल्ड एज में आपका रिटायरमेंट इंक्लूड होता है, ये हर काम से रिटायरमेंट ले लेता है इंसान, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट
उसे करना सीखना ही होता है, क्योंकि ओल्ड एज में कुछ कर तो सकता नहीं इंसान, तो एडजस्टमेंट सीख जाता है जी। और रिफ्लेक्शन का मतलब है फ्लैशबैक्स आते हैं ओल्ड एज इंसान के अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन्स होते हैं वो बचपना दिखाते हैं मोस्टली, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, मतलब उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है और अब बच्चों जैसी हरकतें ही ओल्ड एज वाले लोग करने लगते हैं। ठीक है जी, तो ये थी तुम्हारी ओल्ड एज स्टेज। तो ये सारी मेजर स्टेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पीवाईक्यू में आई हुई हैं, ये अच्छे से आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं डेवलपमेंट टास्क बाय स्टेज। तो जैसे सारी स्टेज मैंने आपको बताई दी थी, अब टास्क देख लो। इन्फेंसी में बच्चा क्या करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। इन्फेंसी में मोटर कोऑर्डिनेशन करता है, मोटर मैंने बता दिया मसल्स से रिलेटेड होता है, मसल्स की कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब चलना सीख रहा है, उठना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, लिखना, दौड़ना, भागना, ठीक है, ये सारे मोटर कोऑर्डिनेशन करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है इन्फेंसी में। चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, चाइल्डहुड में बच्चा रूल्स को लर्न कर रहा है, जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे बताया जाता है बचपन से ही कि तुम्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, चाइल्डहुड में ही सारे रूल्स उन्हें सिखाने लग जाते हैं, तो रूल्स को सीखना शुरू कर देता है बच्चा, और चाइल्डहुड से ही वो फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देता है। एडोलसेंस में क्या टास्क होता है बच्चे का, कि अपनी आइडेंटिटी बनाता है, सेल्फ आइडेंटिटी, और इमोशनल कंट्रोल करता है, ठीक है। एडल्टहुड में करियर बिल्डिंग पे फोकस करेगा, और रेजिंग चिल्ड्रन मतलब पेरेंटिंग में, पेरेंटिंग पे फोकस करता है। पेरेंटिंग में मतलब बच्चों को बड़ा करने पे, जो पेरेंट्स बन चुके होते हैं उनके फिर बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों को रेज करने में फोकस करने लगते हैं, एक करियर पे और एक जो शादी वगैरह होती है, रिलेशनशिप इसी एज में होती हैं, और बच्चों को रेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड एज में कॉपिंग विद फिजिकल डिक्लाइन, फिजिकल डिक्लाइन होती है, मतलब धीरे धीरे उनकी जो बॉडी होती है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, और सोशल आइसोलेशन, और सोशली वो अलग फील करने लगते हैं, सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, तो ये हो गई सोशल आइसोलेशन ओल्ड एज। तो ये टास्क हैं जो सारे आपकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग मैंने बताए, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं प्रमोटिंग साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, प्रमोटिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो जो साइकोलॉजी हमारी होती है, जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, वो हमारे हमें वेलबींग बनने में भी, साइकोलॉजिकल वेलबींग बनने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि डेवलपमेंटल टास्क में अगर वेलबींग बनने के लिए क्या करना होगा, हेल्दी पेरेंटिंग एंड बॉन्डिंग बनानी होगी। हेल्दी पेरेंटिंग अगर आप बच्चों के साथ करोगे, बच्चों की अच्छी देखभाल करोगे, उन्हें अच्छे 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 संस्कार दोगे, तो बच्चा वेलबींग बनेगा। तो पेरेंटिंग हेल्दी होनी चाहिए, और अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे की बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट बनानी है, ये नहीं कि बच्चा जो है जंक फूड खा रहा है डेली, ये वो उटपटांग चीजें खा रहा है, तो वो नहीं, उससे भी बच्चे की हेल्थ खराब होएगी और वेलबींग नहीं बन पाएगा बच्चा। तो बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए, और रेगुलर एक्टिव भी होना चाहिए बच्चा, रेगुलर एक्टिविटीज उसे कराते रहनी चाहिए। पॉजिटिव पीयर रिलेशंस होने चाहिए, मतलब अच्छे दोस्त भी बनाने चाहिए, एनवायरनमेंट भी सेफ रखना है वेलबींग बनने के लिए। मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग उसकी टाइम टाइम पर होनी चाहिए, मतलब उसकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, इन सबको बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है, ताकि वो वेलबींग बन सके। और कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए, पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए, कि लाइफ बिना पर्पस के होनी ही नहीं चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ गोल जरूर होना चाहिए। लर्निंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप कितने भी ओल्ड एज में हो, चाहे आप 60+ ही क्यों ना हो, लर्निंग जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। और लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, जब तक लाइफ है तब तक इंसान के पास पर्पस होना चाहिए, तभी वो वेलबींग बन पाए। ठीक है जी, लास्ट लास्ट में हम ये देख लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे चाइल्ड जो होता है वो अगर नेग्लेक्ट फेस करता है, जैसे पेरेंट्स के मान लो दो बच्चे हैं, और दो में से एक बच्चे को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, अनदेखा करते हैं, दूसरे को ज्यादा अच्छे से उसकी केयर कर रहे हैं, एक को अनदेखा कर रहे हैं, तो इससे उस बच्चे जो नेग्लेक्ट होगा बच्चा, उसके अंदर क्या डेवलप होगा, इनसिक्योरिटी डेवलप होगी, एंड एंजाइटी, चिंता, जो फियर होगा वो सब डेवलप होगा, सिक्योरिटी फील करेगा बच्चा अगर आप बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं तो। कल्चरल रिचुअल्स, एक और एग्जांपल देखो, रियल लाइफ कल्चरल रिचुअल्स, एग्जांपल है कमिंग ऑफ एज, ठीक है, जैसे एज हमारी
बदलती रहती है टाइम टू टाइम। शेप सोशल रोल्स, तो सोशल रोल्स को शेप करता है कौन? कल्चरल रिचुअल्स। मतलब हमारे रोल भी हमारी एज के साथ, हमारे स्टेजेस के साथ चेंज होते रहते हैं ना, तो सोशल रोल्स को कौन शेप कर रहा है? कल्चरल रिचुअल्स शेप कर रहे हैं। नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर म्यूजिकल एजुकेशन हम बच्चों को देंगे तो वो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेगा, बच्चों का दिमाग तेज होगा अगर आप उन्हें म्यूजिक एजुकेशन देते हो तो। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, सोशली एक्टिव एल्डरली फेस लेस कॉग्निटिव डिक्लाइन। इसका मतलब है कि चाहे कितना भी एल्डर हो गया हो इंसान, कितना भी बुजुर्ग हो गया हो, कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन अगर वो सोशली एक्टिव है तो उसकी कोग्निटिव डिक्लाइन होने के चांसेस कम होते हैं, मतलब लेस कोग्निटिव डिक्लाइन होता है, मतलब उसका माइंड यंग रहेगा। अगर कोई भी इंसान है चाहे कितनी भी एज का हो, अगर वो सोशली एक्टिव है तो उसका ब्रेन हमेशा यंग रहता है। ठीक है जी, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स थे कुछ। नेक्स्ट हम कुछ पीवाई क्यूज की बात कर लेते हैं। ये पीवाई क्यूज आप सभी बच्चों को सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रोल्स इन बिहेवियर। ये मैंने आपको समझा दिया था कि बिहेवियर में जेनेटिक का और एनवायरमेंट का क्या क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन एजेस। तो मैंने स्टेजेस, सारी स्टेजेस मैंने आपको पढ़ा दी है, पूरी जो हमारी थ्रू आउट द लाइफ जो भी स्टेजेस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि किस एज में क्या होता है। ठीक है, सारी मैंने एक्सप्लेन कर दिया मेजर स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद एग्जांपल्स। आपको सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं विद एग्जांपल, और रियल लाइफ एग्जांपल हो तो ज्यादा बेटर है। यूपीएससी प्रेफरेंस देता है उन बच्चों को जो रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको करना है, हाउ डू कल्चर एंड सोशलाइजेशन अफेक्ट डेवलपमेंट। जो कल्चर है एंड सोशलाइजेशन है, ये भी मैंने दोनों टॉपिक करा दिए हैं, ये डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये कल्चर एंड सोशलाइजेशन डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और बच्चों ये चारों क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं। कितने वर्ड्स में लिखने हैं? 200 वर्ड्स में लिखने हैं, और ये चारों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है जी, तो आप इनको लिख के मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी टाइप करके भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट यूनिट प्रीव्यू। नेक्स्ट यूनिट में हम क्या करने वाले हैं, अभी तक आपकी 4 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं साइकोलॉजी की। 4 यूनिट्स आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम 5th यूनिट करेंगे पेपर 1 की साइकोलॉजी की, यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 की 5th यूनिट, सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, थ्रेशोल्ड, सिग्नल डिटेक्शन एंड परसेप्शन थ्योरीज इंक्लूड होंगी। फोकस करेंगे हम बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेंसेशन, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, मतलब मेजर टॉपिक्स हैं ये आपके, और कुछ माइनर टॉपिक्स भी होंगे, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस साइड मीनाक्षी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और जिन भी बच्चों का, जिन भी एस्पिरेंट्स का साइकोलॉजी ऑप्शनल है, उन बच्चों को शेयर जरूर करें, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, हेल्प करना अच्छी बात होती है, तो आप शेयर ज़रूर किया करें वीडियोस को, ताकि वो भी अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है जी, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।